नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, साथियों, मित्रों, सभी का स्वागत है आपके इस YouTube सेशन में। आप सारे लोग फटाफट टकाटक अंदाज में आ जाइए। आइए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और आज का सेट नंबर 70, इससे पहले आप 69 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। 69 सेट्स। क्वेश्चन आपका क्या है? लिटरेचर के क्वेश्चंस। कास्ट अ कोल्ड आई ऑन लाइफ ऑन डेथ, हॉर्समैन पास बाय द एपिटाफ अपीयर्स इन इट्स। यहां पर एक छोटा सा वर्ड आ गया, इट्स। भले ही छोटा वर्ड है बट कमाल का वर्ड है। कल आप इट्स के बारे में पढ़े थे, डब्ल्यू इट्स, और आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले डब्ल्यू इट्स के बारे में एक रिकैप, एक रिवीजन हो जाए। डब्ल्यू इट्स का फुल नेम क्या है आप अच्छे से जानते हैं, विलियम बटलर इट्स। कल बताए थे विलियम बटलर इट्स। और आप इनके बारे में क्या क्या जानते हो कमेंट करके आप जरूर बोलेंगे। प्रज्ञा, थैंक यू वेरी मच। आ जाओ यहां पे। विलियम बटलर इट्स इनका पूरा का पूरा नाम है। ये आयरिश पोएट हैं। आयरिश पोएट बोलने का मतलब आयरलैंड से बिलोंग करते हैं। ये आयरिश पोएट है, पहली बात ये क्लियर। इन्होंने एक थिएटर फाउंड किया। थिएटर में क्या होता है, ड्रामा या प्लेज को प्ले किया जाता है। उस थिएटर का नाम है एबे, ABBE, एबे। एबे थिएटर जो फाउंड किया इन्होंने, इनके साथ लेडी ग्रेगरी, GREGORY प्लस WB इट्स, दोनों ने मिलकर एक थिएटर फॉर्म किया जिसका नाम है एबे थिएटर। जरूर याद रखेंगे। उसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विलियम बटलर इट्स को लेके। इन्हें नोबेल प्राइज मिला। क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। कब मिला ये आप बताएंगे, कल मैंने आपको बताया था। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। पूजा ने बताया 1923। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। 1923 में विलियम बटलर इट्स को नोबेल प्राइज मिला था। बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में इसी क्वेश्चन में, कास्ट अ क्लाउड आई ऑन लाइफ ऑन डेथ, हॉर्समैन पास बाय द एपिटाफ अपीयर्स इन। यानी ये लाइन जो है ये विलियम बटलर इट्स के किस पोयम से है? अंडर बैन बबलेन है ये, है ना? BUBLEN होना चाहिए। सॉरी, बल्बेन है, BULBEN, BULBEN। बुलबेन पढ़ते हैं या बल्बेन पढ़ते हैं? अंडरबेन बुलबेन। ये एक पोयम है और यहीं से ये लाइन लिया गया। इसको लिखा कब गया, यानी रिटन ये हुआ 1938 में, और इसको पब्लिश कब किया गया? और ये पब्लिश हुआ 1939 में। कौन सा पोयम? अंडरबेन, बल्बेन या बुलबेन। क्लियर? लिखा गया 1938 में और पब्लिश हुआ 1939 में। उसके बाद है आपका सितंबर, ये नो सेकंड ट्रॉय। आप बताएंगे नो सेकंड ट्रॉय जो है ये भी एक पोयम है डब्ल्यू इट्स का, और ये पब्लिश कब हुआ ये आपको बताना है। पब्लिशिंग ईयर क्या है ये आप बताएंगे। और सितंबर 1936 कुछ भी नहीं है। एक पोयम है सितंबर 1, 1939, जिसके राइटर हैं WH ऑडेन। WH ऑडेन, WH ऑडेन, है ना? सितंबर 1, 1939 करके एक वर्क है जिसके राइटर WH ऑडेन हैं। और WH ऑडेन के फुल नेम की अगर बात करेंगे तो विस्टन ह्यूज ऑडेन नाम आता है। इनके बारे में जरूर गूगल पे आपको पढ़ना, लिखना, समझना है, जानना है। नो सेकंड ट्रॉय एक पोयम है जिसके राइटर आपके विलियम बटलर इट्स हैं, यानी WB इट्स। आपको बस इतना बताना है कि ये पब्लिश कब हुआ, इसका पब्लिशिंग ईयर क्या है ये आप बताएंगे। 1910 में है या 1916 में है? नो सेकंड ट्रॉय 1910 में है या 1916 में है? एक बार कंफर्म करें आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, कितनी बार थैंक यू बोलूं? सारे बच्चे लिख रहे हैं हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू वेरी मच। आइए यहां पर आइए। इट्स फिलोसॉफिकल वर्क विच द स्पिरिट्स पार्टली डेडिकेटेड टू हिज वाइफ, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ बोल रहे हैं, विलियम बटलर इट्स। इन्होंने एक वर्क लिखा जो कि फिलोसॉफिकल वर्क है। आइए फिलोसॉफिकल वर्क को समझ लेते हैं, फिलोसॉफी वर्ड को समझ लेते हैं।
ये आखिर इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले यहां एक वर्ड आया है फिलो। फिलो वर्ड का मीनिंग होता है लव, इसका मीनिंग होता है रिस्पेक्ट, फिलो का मीनिंग होता है रिगार्ड यानी सम्मान देना, फिलो का मीनिंग होता है ऑनर, है ना, किसी को जब आप डेडिकेट करते हैं, कुछ एडमायर करते हैं, तारीफ करते हैं, फिलो वर्ड आता है। सॉफिकल वर्ड जो आप देख रहे हैं यहीं से निकला है आपका सॉफी वर्ड, और सॉफी वर्ड का मीनिंग होता है विजडम, सॉफी का मीनिंग होता है टैलेंट, सॉफी का मीनिंग होता है स्किल, सॉफी मीन्स होता है नॉलेज। क्लियर? तो जब किसी के नॉलेज की आप तारीफ करते हैं ना, यही होता है फिलॉसफी, यानी रिस्पेक्ट फॉर विजडम, रिस्पेक्ट फॉर टैलेंट, रिस्पेक्ट फॉर नॉलेज। क्लियर? फिलॉसफी। तो ये फिलोसॉफिकल वर्क है। जो ये किसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं? अपनी वाइफ को, है ना। वाइफ को क्या किया इन्होंने? डेडिकेट किया है। तो कौन सा वर्क है? अ विजन, द कोल्ड हेवन, आइडियाज ऑफ गुड एंड इविल। अब यहां पे आइए, करेक्ट आंसर जो आपका है वह आपका है अ विजन करके। अ विजन एक फिलोसॉफिकल वर्क है जो विलियम बटलर इट्स डेडिकेट किए अपनी वाइफ को। क्लियर? द कोल्ड हेवन, आपको बताना है द कोल्ड हेवन। कमेंट में द कोल्ड हेवन लिख के पब्लिशिंग ईयर बताओगे। इसका पब्लिशिंग ईयर क्या है, ये कब पब्लिश हुआ, और अ विजन ये भी कब पब्लिश हुआ, इस दोनों का आप बताइए, है ना। और ये आपका आइडियाज ऑफ गुड एंड इविल ये कब पब्लिश हुआ, ये भी आपको बताना है। यानी तीनों के पब्लिशिंग ईयर आपको बयां करने हैं। चलिए आप बताएं फटाफट। प्रियंका भारती 1916, इसका जो आंसर होगा ना, नो सेकेंड ट्राई, जो विलियम बटलर इट्स के द्वारा लिखा गया है, इसका जो पब्लिशिंग ईयर है ना वो 1916 है। इसका बताइए, अ विजन, द कोल्ड हेवन और आइडियाज ऑफ गुड एंड इविल तीनों को पब्लिश कब किया गया? द कोल्ड हेवन 1916, 1916 करेक्ट आंसर है जिन्होंने दिया है, इसका है 1916। वेरी गुड। 1914 नहीं, शुक्रिया। अ विजन 1925, बहुत अच्छे। आइडियाज ऑफ गुड एंड इविल इसका बताओ कब होगा। और बिल्कुल एक्टिव रहना है आपको, क्लास में एक्टिव रहना है। बताइए आइडियाज ऑफ गुड एंड इविल ये कब पब्लिश हुआ, फटाफट बताएं। कोई नहीं बता रहा। चलो मैं 3 ऑप्शन यहां देता हूं, 1903, 1904 और 1905। इसमें से आप चूज करें कौन सा सही है ना, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, ये आपको सिलेक्ट करके बताना है कब। सुप्रिया ने बता दिया 1903, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 1903। ये दोनों नहीं होगा, यानी आइडियाज ऑफ गुड एंड इविल ये एक वर्क है W.V. इट्स का, जिसको पब्लिश किया गया है 1903 में। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1984। देखिए नोबेल प्राइज से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, इन्होंने नोबेल प्राइज जीता 1948 में। सबसे पहले नोबेल प्राइज की बात करते हैं। नोबेल प्राइज जो आप देने की बात करेंगे, स्वीडन एक देश है ना, और वहीं का ये प्राइज है। और वहां पे एक इंडस्ट्रियलिस्ट हुए, एक बिजनेसमैन हुए, इंडस्ट्रियलिस्ट। बाद में जो ये बिजनेसमैन है, राइटर भी हुए, फिलोसोफर भी हुए, यानी बहुत कुछ लिखने का इन्होंने काम भी किया। क्लियर? और इनका नाम है अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल। और इन्हीं के नाम पे नोबेल प्राइज दिया जाता है। कहां से बिलोंग करते हैं? स्वीडन से। स्वीडिश अवार्ड है ये, लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। ये पहले उद्योगपति रहे, बिजनेसमैन रहे, इंडस्ट्रियलिस्ट रहे, बाद में राइटर भी हुए, फिलोसोफर भी हुए। और इनका नाम क्या है? अल्फ्रेड नोबेल। और सबसे पहले
नोबेल प्राइज देना शुरू हुआ कब से? तो 1901 से। यानी नोबेल प्राइज की शुरुआत जो हुई है यहां से हुई है 1901 से। ये आपको जानना सुनना चाहिए। और आप हमें बताएंगे कि सबसे पहले नोबेल प्राइज विनर यानी नोबेल प्राइज जीतने वाले राइटर कौन हुए, है ना, ये आपको बयां करना है। चलिए अब आते हैं सवाल पे। हु ऑन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1948? 1948 में नोबेल प्राइज किनको मिला? टीएस इलियट साहब को मिला। टीएस इलियट। अब टीएस इलियट साहब का नाम लेंगे, फुल नेम क्या होगा इनका? थॉमस एस्टर्न्स इलियट। थॉमस एस्टर्न्स इलियट की बात करेंगे। क्लियर है मामला? ये पैदा कब हुए? 1888 में। इनकी डेथ कब होती है? 1965 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। ये बिलोंग कहां से करते हैं? अमेरिकन लिटरेचर से, यानी अमेरिका से। लेकिन इनका रिलेशन ब्रिटेन से भी रहा। अब बोलेंगे सर ये कैसे? तो अपने जिंदगी का कुछ पल इन्होंने अमेरिका में बिताया और बाद वहां की पलियों ये ब्रिटेन में बिताए। अमेरिका में कब से कब तक? तो 1888 से 1927 तक ये अमेरिका में रहे और 1927 से अपनी डेट तक 1965 तक ये ब्रिटेन में रहे। यानी जब ब्रिटेन सिटीजनशिप को इन्होंने एक्सेप्ट किया तो अमेरिकन सिटीजनशिप को इन्होंने रिनाउंस कर दिया और बोले अब यहीं रहेंगे, वहीं पे शादी वगैरह कर लिए और यहीं बस गए और ब्रिटिश लिटरेचर के पार्ट ये बन गए। कौन? आपके थॉमस एस्टर्न्स इलियट यानी टीएस इलियट जानेंगे। और 1948 में इन्हें क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। अब आगे आइए। स्टीफेन स्पेंडर। स्टीफेन स्पेंडर का फुल नेम क्या होगा सर? स्टीफेन हेरोल्ड स्पेंडर। इनके बारे में गूगल पे पढ़ के और भी जानकारी आपको हासिल करनी है। और W.H. ऑडेन के बारे में अभी तुरंत बताए कि इनका एक वर्क आया, अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम किए थे, सितंबर 1, 1939। और इनका फुल नेम क्या होगा? W.H. ऑडेन का कहां पर लिखा जाए? यहां लिखते हैं, विंस्टन ह्यू ऑडेन। ध्यान आपको रखना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया कंप्लीट। वेरी गुड। फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर, जब भी किसी का नाम लिखे उसका नाम का पहला यानी इनिशियल लेटर कैपिटल होना चाहिए। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। आज लगता है सारे बच्चे टीचर्स डे बनाने में सेलिब्रेट है। यहां बहुत कम बच्चे दिखाई दे रहे, क्यों भाई? टीएस इलियट एस वेंसडेज। एस वेंसडेज ये एक पोयम है। किनका? टीएस इलियट साहब का। आपको यह बताना है इसका पब्लिशिंग ईयर क्या है। पब्लिशिंग ईयर क्या है ये आप बताएंगे। आइए। टीएस इलियट्स एस वेंसडेज हैज, है ना, कितने पार्ट्स हैं? 6 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स। इसमें आपके कितने पार्ट्स हैं? 6 पार्ट्स हैं। और आप गूगल पे विकिपीडिया पे जाके सभी का नेम आपको जरूर याद होना चाहिए 6 पार्ट का, यानी एस वेंसडेज जो आपका एक पोएम है जिसको टीएस इलियट साहब लिखे, 6 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। सभी का नाम क्या क्या है ये आपको जानना है, सुनना है, समझना है। क्लियर है मामला? आ जाइए यहां पे। 3, 4 नहीं। एस वेंसडेज जो एक पोएम है इसको पब्लिश कब किया गया बताएंगे। पब्लिशिंग ईयर आप फटाफट टकाटक बताइए। कितने बच्चे जानते हैं? मैं जानना चाहूंगा। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूं, फिर से इस क्वेश्चन पे आऊंगा आपके आंसर के बाद। बताएं। 5. Who referred to T.S. Eliot's styles as poetic shorthand? पोएटिक शॉर्टहैंड यानी पोएटिक लिखने का अपना जो एक कला है ना। पोएटिक मतलब रिलेटेड टू पोएट, रिलेटेड टू पोयम। और शॉर्ट हैंड यानी सिंबॉलिक। शॉर्ट हैंड की बात करेंगे तो सिंबॉलिक यानी एक सिंबल के तौर पे। क्लियर? तो इन्होंने किसने रेफर किया टीएस इलियट साहब को कि ये पोएटिक शॉर्ट हैंड यानी बहुत कम बातों में सिंबॉलिक तौर पे यानी अपनी कविताओं में बहुत कुछ कहने का काम ये करते हैं। वेरी गुड सोनी कुमारी, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया बोलिए। 1930। वेरी गुड। आपने जो ये जवाब दिया है
एस वेंस्टेज, ये बिल्कुल पब्लिश हुआ है 1930 में। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब आ जाओ यहां पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे। तो पोएटिक शॉर्ट हैंड किन्होंने रेफर किया टीएस इलियट के बारे में कि पोएटिक शॉर्ट हैंड का इस्तेमाल करते हैं अपनी लिखनी में, ये इनका स्टाइल है। आई ए रिचर्ड्स, फ्रैंक कैरमॉट, जे डॉवर विल्सन। आई ए रिचर्ड्स, आई ए रिचर्ड्स का पूरा नाम क्या है? आइवर आर्मस्ट्रॉन्ग, आइवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स। नेक्स्ट ऑप्शन है जे डॉवर विल्सन। जे डॉवर विल्सन की बात करेंगे तो जे का मतलब हो जाता है जॉन डॉवर विल्सन, विल्सन सॉरी। और यहां पर है फ्रैंक कैरमॉट। फ्रैंक कैरमॉट का भी फुल नेम क्या होगा आपको मालूम होना चाहिए, सर जॉन फ्रैंक कैरमॉट। ये सब नाम मालूम होना चाहिए, जरूरी नहीं एग्जाम में पूछेगा आपसे कि फुल नेम क्या है ना, लेकिन फिर भी मालूम होना आपको चाहिए। तो यह किसने रेफर किया टीएस इलियट साहब को कि इनका जो स्टाइल है एक पोएटिक शॉर्ट हैंड के तौर पे? तो आई ए रिचर्ड्स है ना, आइवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स की बात करेंगे। क्लियर? प्रज्ञा, थैंक यू वेरी मच। आज मुझे लगता है बार बार थैंक्स ही बोलना पड़ेगा। टीचर्स डे सुबह से इतना मैसेज आया है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम प्रेजेंट एंड टाइम पास्ट are both contained in time future and time future contained in time past. These lines are taken from T.S. Eliot. इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आपको लाइन दे देगा पोएम का और पूछ लेगा किस पोएम से या किस पोएट से इसका रिलेशन आपस में है। आनंद मुन्ना जी नमस्कार, आइए। बोल रहे टाइम प्रेजेंट एंड टाइम पास्ट आर बोथ कंटेंट इन टाइम फ्यूचर, दोनों भविष्य में है। एंड टाइम फ्यूचर कंटेंट इन टाइम पास्ट, और आपका जो फ्यूचर है वो आपके पास्ट में है, ऐसा बोला गया है। यहां पर क्या होगा? These lines are taken from T.S. Eliot. कहां से लिया गया? द वेस्टलैंड से, एस वेंसडे से, द होलोमैन से। अब आइए, अभी आपने मेरे को बताया कि एस वेंसडे जो है ये 1930 में पब्लिश हुआ, और तो पोयम यहां पे द वेस्टलैंड ये कब पब्लिश हुआ ये आप मुझे बताओगे, कब पब्लिश हुआ। और द होलोमैन, MAN है, MEN भी लिखा जाता है, ये कब पब्लिश हुआ ये भी आप मुझे बताएंगे अभी तुरंत कमेंट करके। क्लियर है मामला? आगे बढ़िए। हितेंद्र जी नमस्कार, नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। आओ यहां पे द वेस्टलैंड पोएम की अगर बात करें तो ये आपके TRE 2.0 में पूछा भी गया था, इसीलिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। TRE 2.0 में सवाल आया था 11th 12th वाले एग्जाम में। क्या सवाल था? द वेस्टलैंड का एक फ्रेज है, इसका पोएम का एक लाइन है, और उस लाइन का एक फ्रेज है बहुत ही कमाल का, जो आपके एग्जाम में और बहुत सारे TGT PGT के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और वो लाइन है अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ, ये पूछा गया था, और इतना पूछ लिया गया दिस लाइन बिलोंग्स टू विच पोएम ऑफ TS इलियट। यानी ये जो फ्रेज है ये TS इलियट के किस पोएम से बिलोंग करता है? तो बंधु द वेस्टलैंड से ये सवाल TRE 2.0 में 11th 12th वाला पेपर जो है उसमें पूछा गया था, इसीलिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। वेरी गुड। द होली मैन 1925 से, थैंक यू। सुप्रिया बोल रही है वेस्टलैंड एंड 1922, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ऐसे ही आप लोग आंसर दें। वेस्टलैंड पब्लिश हुआ है 1922 में, बढ़िया जवाब है। होलोमैन हुआ है 1925, बहुत बढ़िया। अब आइए वेस्टलैंड के बारे में थोड़ा और पढ़े, क्योंकि ये हमारे लिए हो जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। वेस्टलैंड से रिलेशन जो है TS इलियट का तो है ही है, साथ ही साथ इनके एक फ्रेंड हुए TS इलियट साहब के, उनका नाम है एजरा पॉन्ट। एजरा पॉन्ट। अब एजरा पॉन्ट का फुल नेम क्या है? एजरा पॉन्ट का अगर मैं फुल नेम पूछूं तो क्या होगा? एजरा पिस्टन लूमिस पॉन्ट, पूरा नाम याद रखिएगा। अब TS इलियट, अब ऐसा नहीं कि दोनों ने मिलकर लिखा है, नहीं,
टीएस इलियट साहब द वेस्टलैंड लिखे, और जब द वेस्टलैंड लिखा गया था ये काफी लंबी पोएम थी, लॉन्ग पोएम थी, है ना। एजरा पॉन्ड क्या किए, इस पोएम को ब्रीफ करने का इन्होंने काम किया और संक्षिप्त करके फाइनली इसको 434 लाइंस का पोएम बनाया गया। जब टीएस इलियट साहब लिखे थे द वेस्टलैंड, लॉन्ग पोएम थी, काफी लंबी पोएम थी। एजरा पॉन्ड क्या किए, इसको ब्रीफ किए और कितना 434 लाइंस का ये कंप्लीट पोएम है एजरा पॉन्ड, है ना। एजरा विस्टन लूमिस पॉन्ड इनका कंप्लीट नेम है, फुल नेम है। मैं पढ़ दूंगा उसको, आपने बहुत अच्छा लिखा था कल, है ना। बुलबुल टीचर्स डे पे हर एक टीचर के लिए बहुत अच्छा लाइन लिखी थी, मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा सेशन के बीच में ही या सेशन के लास्ट में ही। मुझे बहुत कमाल का लगा वो लाइन, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। आइए यहां पे, अब आइए, तो 434 लाइंस का ये पोएम है, कौन सा, द वेस्टलैंड। अब द वेस्टलैंड से और भी सवाल बनते हैं क्या, जैसे आपने बोला कि 1922 में ये पब्लिश हुआ, बिल्कुल सही है। द वेस्टलैंड के राइटर आपके टीएस इलियट हैं, और अभी टीएस इलियट के बारे में मैंने बताया ये अमेरिकन लिटरेचर से बिलोंग करते हैं, अमेरिकन लिटरेचर से। बट 1888 से 1927 तक ये अमेरिका में रहे। 1927 के बाद 1927 से 1965 ये कहां रहे, ब्रिटेन में, यानी इंग्लैंड में। क्लियर है मामला। इसीलिए ये जो आपका द वेस्टलैंड है इसको 2 बार पब्लिश किया गया, 2 टाइम्स पब्लिश किया गया, और 2 बार जो पब्लिश किया गया अलग अलग मैगजीन में, अलग अलग मैगजीन में। क्लियर है मामला, अलग अलग मैगजीन में। एक मिनट, पहला मैगजीन जो है, पहले का नाम अगर लेंगे फर्स्ट का, उसका नाम है द क्राइटेरियन, द क्राइटेरियन मैगजीन। और ये द क्राइटेरियन मैगजीन जो है इसके एडिटर खुद रहे थे आपके कौन, टीएस इलियट साहब। और द क्राइटेरियन मैगजीन जो है 1922 से 1939 तक ये रहा अपने अस्तित्व में। दूसरे की अगर बात करेंगे, दूसरा जो सेकंड वर्जन इसका आया वो आया अमेरिका में। अगर द क्राइटेरियन की बात कर रहे हैं तो द क्राइटेरियन का लेना देना कहां से है, ब्रिटेन से है, इंग्लैंड से है। यानी ब्रिटेन में ये पब्लिश हुआ द क्राइटेरियन के नाम से, और सेकंड जो पब्लिश हुआ ये कहां पर, यूएसए में, वो पब्लिश हुआ द डायस, एक मैगजीन है। इसीलिए इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं द डायस। तो द डायस मैगजीन में पब्लिश हुआ आपका द वेस्टलैंड 1922 में इन यूएसए, और द क्राइटेरियन मैगजीन में पब्लिश हुआ इन यूके 1922 में ही। इसीलिए ये वर्क आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है और इससे ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखो मैंने क्या क्या पढ़ाया। द वेस्टलैंड 1922 में पब्लिश हुआ 2 टाइम्स। द फर्स्ट वन इज इन यूके द क्राइटेरियन, एंड द सेकेंड वन इज इन यूएसए द डायस। याद रखना है, 434 लाइंस की पोएम है। 434 लाइंस बनाने में इस पोएम को एजरा पॉन्ड का भी योगदान है। एजरा पॉन्ड कौन थे, टीएस इलियट के फ्रेंड थे। जब टीएस इलियट साहब द वेस्टलैंड लिखे, लॉन्ग पोएम थी, इसको ब्रीफ करके 434 लाइंस में कन्वर्ट किया गया, है ना। और इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज, अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ, ये टीआरई 2.0 में 11th-12th वाले एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब आओ यहां पे। एश वेंसडे 1930 जरूर पढ़िएगा इन सारे सभी के बारे में, और होलोमैन 1925, और इन सभी चीजों को याद रखना है। और ये आपके टेलीग्राम चैनल प्लेटफॉर्म टीचर जो है उस पर आपको सेंड कर दिया गया है, मतलब कर दिया जाएगा ये बोर्ड पीडीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। Here I am an old man in a dry month being read to by a boy waiting for rain. These lines are from, बोला गया ये लाइन है, और इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। Here I am an old man in a dry month, beginning, यहां पर beginning होना चाहिए, read to by a boy waiting for rain. These lines are from, ये लाइन कहां से है? टीएस इलियट का एक पोएम है गैरोनोशन, गैरोनोशन या गैरोनोशन। आप बताएंगे इस पोएम का पब्लिशिंग ईयर क्या है, ये आपको बताना है, इसको कब पब्लिश किया गया। डब्ल्यू बीट्स, लीडा एंड स्वान, डब्ल्यू बीट्स का ये पोएम है, इसको कब पब्लिश किया गया ये भी आपको बताना है।
रॉबर्ट ब्रिजेज। कल रॉबर्ट ब्रिज के बारे में हम लोग पढ़े थे। क्या नाम है इनका? इनके अगर मिडिल नेम की बात करेंगे तो क्या होगा? रॉबर्ट सीमोर ब्रिजेज। अब यहां से एक चीज आया, क्योंकि ये पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड रहे, इनका पब्लिशिंग ईयर आप बताइए। रॉबर्ट ब्रिजेज की बात करेंगे तो ये क्या रहे? पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। एक बार फिर से पढ़ा देता हूं पोएट लॉरेट के बारे में। पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। जब भी लिटरेचर पढ़ाऊंगा बिल्कुल स्लो मोड में पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहां बहुत बातें करनी होती हैं। अब आइए, पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड एक सीक्वेंस में जो बता रहे थे। फर्स्ट पोएट लॉरेट की अगर आप बात करते हैं, फर्स्ट पोएट लॉरेट तो कौन हुए, उनका नाम आपको बताना है, टाइम आपको बताना है। अब आइए, जो मैंने सीक्वेंस कल बताया था वहीं से आगे बताता हूं। एक नाम है आपका हेनरी जेम्स पाई। हेनरी जेम्स पाई। उसके बाद रॉबर्ट साउदी। रॉबर्ट साउदी। फिर आपके WWW विलियम वर्ड्सवर्थ। फिर आपके टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। फिर कौन? अल्फ्रेड ऑस्टिन। अल्फ्रेड ऑस्टिन। इनके बाद कौन था? अल्फ्रेड ऑस्टिन के बाद आप बताएं, कल मैंने बताया था अल्फ्रेड ऑस्टिन। मैं नाम डेट लिखता हूं, मुझे याद आ जाएगा। हेनरी जेम्स पाई कब से कब तक? 1790 टू 1813। रॉबर्ट साउदी 1813 टू 1843। विलियम वर्ड्सवर्थ 1843 टू 1850। टेनिसन आपके 1850 टू 1892। अल्फ्रेड ऑस्टिन 1896 टू 1930। उसके बाद आपके रॉबर्ट ब्रिजेज, जो किधर गए? इधर गए। रॉबर्ट ब्रिजेज। रॉबर्ट ब्रिजेज कब से कब तक? 1913 टू 1930। उनके बाद कौन? जॉन मैन्सफील्ड। जॉन मैन्सफील्ड कब से कब तक? 1930 टू 1967। ये पोएट लॉरेट है। एक सीक्वेंस में कल भी बताया था, आज भी बताया हूं। आपसे बस सवाल किया कि फर्स्ट पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड कौन बने, उनका नाम क्या था, बताइए। अल्फ्रेड ऑस्टिन के बाद रॉबर्ट, हाँ बिल्कुल सही है। नहीं, हाँ रॉबर्ट ब्रिजेस सही है। फर्स्ट कौन बने थे? फर्स्ट का नाम आपको बताना है। पहले कौन थे? लीडा, बिल्कुल 1924 में पब्लिश हुआ है। बहुत बढ़िया जवाब। और ये वाला पोएम कैरोनेशन या जैरोनेशन, ये कब पब्लिश हुआ? कोई बताओ मेरे को। 1920। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 1920, वेरी गुड, बहुत अच्छे। फर्स्ट पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड कौन बने, बताइए। जॉन ड्राइडेन। श्वेता झा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। जॉन ड्राइडेन। डेली इसीलिए लिखते हैं ताकि आप डेली देखोगे और डेली पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, और इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, चलिए आइए। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? ये जो लाइन लिखा गया है टीएस इलियट साहब के पोयम से है, और जैरोनोशन या गैरोनोशन इसे पढ़ेंगे। करेक्ट आंसर आपका ये है। पब्लिशिंग ईयर आपको मालूम है, और भी चीजें हैं। अब इस पोयम को जाइए गूगल पे, विकिपीडिया पे एक बार आप सर्च कीजिए, पढ़िए खुद से, 2-4 बार पढ़ेंगे और ढेर सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा वहां पे। आइए यहां नेक्स्ट, नंबर 8। द वेस्टलैंड एक्सप्रेसेस पोइग्नेंटली। पोइग्नेंटली का मतलब होता है दुख, तकलीफ, सैडनेस या सैडली। और डेस्परेट, डेस्परेट का मतलब क्या होता है? जो इंसान बड़ा ही बेचैन टाइप का है। रेस्टलेस, बेचैन आत्मा। सेंस ऑफ द पोएट एंड द एजेज लैक पॉजिटिव स्पिरिचुअल फेथ। अब देखिए,
ये जो वेस्टलैंड लिखा गया था कहां है, अभी आपने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा। 434 लाइंस की पोएम है, एजरा पॉन्ड ने ब्रीफ किया इसे, है ना, 1922 में इसे पब्लिश किया गया, द क्राइटेरियन मैगजीन इन यूके, द डायस मैगजीन इन यूएसए, है ना, सेम ईयर। ये सब आप पढ़े यहां पे। अब आइए, तो ये वेस्टलैंड जो है ये वर्ल्ड वॉर के टाइम पे लिखा गया था। जब इस पोएम को आप पढ़ोगे इसका थीम मालूम होगा, और वर्ल्ड वॉर से क्या क्या डैमेज हुआ, कितने नुकसान हुए, उस हर एक नेगेटिव पॉइंट को इस पोएम में डाला गया है। ये इसका थीम है। और एक चीज और बताना भूल गया था कि द वेस्टलैंड, जैसे आपने अभी कौन सा पोएम पढ़ा था, टीएस इलियट का भी एश वेडनेसडे, जिसके 6 पार्ट्स थे, 6, और द वेस्टलैंड को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब इन पांचों का नाम क्या है ये आपको जरूर जानना चाहिए, और फिर इन नेम के थीम क्या है ये आपको जरूर जानना चाहिए, बिकॉज यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। क्वेश्चन पूछ लेगा, एक का नाम दे देगा, बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ द वेस्टलैंड, यानी ये वेस्टलैंड का कौन सा पार्ट है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। तो आपको जाके द वेस्टलैंड के 5 पार्ट्स के नाम जानने हैं गूगल से, विकिपीडिया से, एंड उस पांचों के क्या थीम है, क्या कहना चाहता है, ये आपको जानना चाहिए। वेरी गुड, अगर आप जानते हैं तो पांचों का नाम लिखे। सुप्रिया ने बहुत बढ़िया नाम लिखा है, द ब्यूरियल ऑफ द डेड, वेरी गुड। अ गेम ऑफ चेस, थर्ड क्या होगा, बहुत बढ़िया। यही एक्टिव पार्टिसिपेशन आपका जो है यूट्यूब पे, जो क्वेश्चन देख के आप आंसर कर रहे, यही आपको रिजल्ट तक ले जाएगा। बहुत बढ़िया, शुक्रिया। थर्ड, फोर्थ, द फायर सरमन, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ये सीक्वेंस में लिख रही है। अब अ गेम ऑफ चेस बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ द वेस्टलैंड, आंसर होना चाहिए सेकंड। डेथ बाय वाटर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ये 4th पार्ट है। फिफ्थ का नाम क्या होगा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, वॉट द थंडर, थैंक यू वेरी मच। आइए यहां पे, अब ये आंसर क्वेश्चन जो है, द वेस्टलैंड एक्सप्रेसेस पोइग्नेंटली अ डेस्परेट सेंस ऑफ द पोएट, किस पोएट के डेस्परेट सेंस की बात कर रहा है, जिसका स्पिरिचुअल फेथ बिल्कुल डैमेज हो चुका है। आई ए रिचर्ड्स नहीं, हाँ, आई ए रिचर्ड्स का द वेस्टलैंड से कनेक्शन है कि आई ए रिचर्ड्स ने द वेस्टलैंड को म्यूजिक का नाम दिया, बोला एक म्यूजिक से रिलेट करता है, ऐसा इन्होंने बोला। किसने, आई ए रिचर्ड्स ने। प्रियतम कुमार, थैंक यू वेरी मच। एजी फ्रेजर, है ना, एजी फ्रेजर, एल्बिक, ALBC, एल्बिक गार्डन, फ्रेजर, करेक्ट आंसर आपका ये होगा। ये वहां पर स्पिरिचुअल फेथ अपना लूज कर रहे थे। और टीएस पियर्स, मतलब टीएस का मतलब हो जाता है यहां पर थॉमस पियर्स, इनके बारे में जाइए पढ़िए गूगल पे। करेक्ट आंसर ए हो गया। नंबर 9, अ ग्रेट एसेइस्ट एंड जर्नलिस्ट इज नॉन एज अल्फा ऑफ द प्लग। प्लग की स्पेलिंग ये नहीं होगी, प्लग की स्पेलिंग ये है ना। टाइटल दिया जाता है ना, तो एक राइटर हुए जिनको ये टाइटल दिया गया अल्फा ऑफ द प्लग। ये कौन है, एजी गार्डिनर, बर्ट्रांड रसेल, रॉबर्ट लिंड। अब यहां पे ये जो बर्ट्रांड रसेल हैं, इन्हें नोबेल प्राइज मिला, इन्हें नोबेल प्राइज मिला है। आपको बताना है इन विच ईयर, किस ईयर में रसेल साहब को नोबेल प्राइज मिला, ये आप बताएंगे। आओ यहां, एजी गार्डिनर, एजी गार्डिनर, रॉबर्ट लिंड। रॉबर्ट लिंड साहब का पूरा नाम क्या है, रॉबर्ट विल्सन, रॉबर्ट विल्सन, LYND, लिंड पढ़ेंगे इसे। एजी गार्डनर, अल्फ्रेड गार्डन, सॉरी अल्फ्रेड जॉर्ज है, मैं गार्डन लिख रहा हूं, अल्फ्रेड जॉर्ज और गार्डिनर। बर्ट्रांड रसेल, इनका भी नाम है फुल, बर्ट्रांड आर्थर विलियम रसेल। आज का क्वेश्चन थोड़ा टफ लग गया, कोई बात नहीं, सॉल्व करें, एग्जाम में आता है। इन्हें मिला नोबेल प्राइज, कब मिला ये आप बताएंगे, 1950। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। यानी रसेल साहब को नोबेल प्राइज मिला 1950 में, ध्यान रखना है। और अभी जस्ट बताए थे
कि नोबेल प्राइज शुरुआत कब से हुई, ये बताइए आप। अभी तुरंत बताया था थोड़ी देर पहले। अब आइए, तो अ ग्रेट एसेइस्ट एंड जर्नलिस्ट इज नोन एज अल्फा ऑफ द प्लग किसे बोला गया, तो अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर को। ऑप्शन ए होगा आपका आंसर। वेरी गुड। और इनको रसेल साहब को नोबेल प्राइज 1950 में मिला है। और नोबेल प्राइज की शुरुआत कब से हुई है ये आप बताएंगे। कुतुबुद्दीन, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रहे कुतुबुद्दीन साहब। आइडेंटिफाई द ऑथर ऑफ ओल्ड लेम्स फॉर द न्यू, है ना, ये एक वर्क है ओल्ड लेम्स ऑफ द न्यू। भैया किन्होंने लिखा है, हिलेरी बेलॉक ने, W.H. हडसन ने और A.G. गार्डिनर। अभी जस्ट आपने पढ़ा था अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर। हिलेरी बेलॉक और W.H. हडसन, इनका पूरा नाम क्या होगा, विलियम हेनरी हडसन। चलिए, आइडेंटिफाई द ऑथर ओल्ड लैम्प्स फॉर द न्यू के राइटर कौन, हिलेरी बेलॉक। करेक्ट आंसर आपका ए फॉर आगरा है। विनीता कुमारी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। चलिए, 1901 यानी नोबेल प्राइज सबसे पहले दिया गया 1901 से शुरुआत की गई थी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है आपके चैनल का। भाई इतने सारे बच्चे डेली आते हैं, और आपको अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है प्लेटफॉर्म टीचर, उसे आप ज्वाइन कर लें। और प्लेटफॉर्म टीचर कैसे लिखोगे, जब भी आप प्लेटफॉर्म टीचर लिखेंगे हर एक लेटर कैपिटल में होना चाहिए, हेनरी HENRY। अब आओ यहां पे, ये देखिए लिटरेचर का बैच है। अभी हम लिटरेचर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे थे MCQ फॉर्मेट पे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, है ना। ये लिटरेचर का एक धाकर बैच है जो बिल्कुल फाउंडेशन बैच है लिटरेचर का, बेसिक टू एडवांस लेवल तक, जहां हर एक चीज के थ्योरी को पढ़ा जाएगा, फिर उस पे बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए जाते हैं। तो अगर किसी बच्चे को लिटरेचर बिल्कुल डीपली पढ़ना हो, डिटेल्ड वे में पढ़ना है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी के लिए ये बैच है। 499 रुपीज में है, और ये बैच सिर्फ ऑनलाइन मोड में है। और ऑनलाइन मोड में अपना ऐप है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, वहां पर आपको ये बैच मिल जाएगा, है ना। और इस बैच की टाइमिंग है शाम में 6 से 7, 1 आवर का बैच है। बहुत मजा आता है पढ़ने में, पढ़ाने में भी। जिन बच्चों को लिटरेचर में प्रॉब्लम हो, यहां आप आ सकते हैं। सर पढ़ने में मन लगता है, चलिए बहुत बढ़िया। अगर आपको पढ़ने में मन लगता है तो बहुत अच्छी बात है, आ जाइए। और ये हमारे सामने क्या है, बोलो, कॉम्प्रिहेंशन। और एक चीज बताइए, आप लोग पढ़ाते पढ़ाते बीच में आपसे सवाल करता हूं, तो ये चीज आपको इरिटेट करता है या आपके इंटरेस्ट को डेवलप करता है, बताएंगे आप। मैं पढ़ाते पढ़ाते पूछ लेता हूं ना, इसका पब्लिशिंग ईयर बताओ, इन्हें नोबेल प्राइज कब मिला, तो ये आपके इंटरेस्ट को डेवलप करता है या आप इरिटेट होते हैं। आई थिंक आपको इरिटेट तो होना नहीं चाहिए, डेवलप करता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए अब आओ इसके बारे में पढ़ा जाए। ये हमारा कॉम्प्रिहेंशन है, और आज का कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा लेंदी है, लॉन्ग है। आइए, याद होता है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। माउंट वेसुवियस, a volcano located between the ancient Italian cities of Pompeii and Herculaneum, has received much attention because of its frequent and destructive eruption. डिस्ट्रक्टिव का मतलब जो चीज डैमेज कर दे, और इरप्ट जमीन के अंदर से फाड़ के निकलना, वॉल्केनो की बात कर रहे हैं। The most famous of these eruptions occurred in AD Anno Domini 79. The volcano had been inactive for centuries. बहुत दिनों से inactive है. There was little warming of the coming eruption. Although one account unearthed by archaeologists. Archeo का मतलब क्या होता है, old, logist का मतलब अध्ययन, पुरातात्विक अध्ययन, जब जमीन को गड्ढा करके उसके अंदर जो भी है उसका अध्ययन किया जाए। जैसे इंदु सिविलाइजेशन की बात आप करते हैं, या राम मंदिर बना, तो ये सब चीजें जमीन के अंदर क्या है, क्या सबूत है, क्या एविडेंस है कि यहां वही चीज था, है ना। आर्कियोलॉजिस्ट says that a hard rain and a strong wind had disturbed the celestial means heavenly, ये जो हमारा गैलेक्सी है ना, सोलर सिस्टम है, प्लैनेट की बात करते हैं, सैटेलाइट्स की बात करते हैं, सेलेस्टियल बॉडी, हेवनली बॉडी, खगोलीय पिंड, काम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग नाइट,
अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द वॉल्केनो पोर्ड, पोर का मतलब क्या होता है? उड़ेलना। कभी भी आप शरबत बनाए होंगे जग से ग्लास में, ग्लास से जग में, जो वो एक्टिविटी है उसी को पोरिंग बोलते हैं। अ ह्यूज रिवर ऑफ मॉल्टेन रॉक, पिघला हुआ रॉक, डॉन अपॉन हरक्यूलेनियम, कंप्लीटली बरिंग द सिटी, बरी मतलब दफन हो जाना, फिलिंग द हार्बर विद कॉजुलेटेड लावा, वो आग का लावा। Meanwhile, on the other side of mountain, cinders, stone and ash rock rain down on Pompeii, Italian city. Sparks from the burning ash ignited, ignite मतलब आग लगना, the combustible roof stops quickly. Large portions of the city were destroyed in the conflagration, great fire, भीषण आग जिसको बोलते हैं ना, उसके लिए वर्ड आता है conflagration. Fire, however, was not the only cause of destruction. Poisonous sulfuric gases saturated the air. These heavy gases were not buoyant. Buoyant means एकदम चमक दमक in the atmosphere and therefore sank. Sank मतलब डूब जाना toward the earth and suffocated people. Suffocation, घूंटन महसूस होना. Over the years, excavations, excavate क्या होता है? जमीन को जो गड्ढा करते हैं आप, नगर निगम वाले रोड बनाने के लिए, पाइप डालने के लिए गड्ढा जो करते हैं. Pompey and Herculaneum have revealed a great deal about the behavior of the volcano by analyzing data much as geologist dissects an animal specimen. Specimen मतलब किसी भी चीज का मॉडल, किसी भी चीज का नमूना. Scientists have concluded that the eruption changed large portions of the area's geography. यानी वोल्केनो जो आया उसके भूभाग में, उस एरिया में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला, ये बोला जा रहा है. For instance, instance means example. It turned the Sarno River from its course and raised the level of the beach along the Bay of Naples. बे मतलब क्या होता है? खारी, Bay of Bengal. Meteorologist, मेट्रो मतलब होता है मीटर. ये जो मौसम की बात आप करते हैं, है ना, जो मौसम वैज्ञानिक हैं, स्टडिंग दीज इवेंट्स हैव आल्सो कंक्लूडेड दैट वेसुवियस कॉज्ड अ ह्यूज टाइडल. टाइडल मींस टाइड, टाइड ज्वार भाटा, टाइड नाउन है, टाइडल एल लगा हुआ, वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा. टाइडल वेव दैट अफेक्टेड द वर्ल्ड्स क्लाइमेट. और ये जो टाइडल वेव आया इससे पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट को प्रभावित किया इसने. In addition to मतलब इसके अलावा भी, making these investigations, archaeologists have been able to study the skeletons of victims. कंकाल मिले, जो लोग वहां पे मरे, मृत शरीर जो मिला, उनके कंकाल मिले. सर आज ऑफलाइन क्लास होगी, टीचिंग एग्जाम का सारा बैच होगा, है ना, ध्यान रखेंगे. Of victims by using distilled water wash away the volcanic ash. जो वोल्केनिक एश था, जो राख था, बह गया उसमें. बाय स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेंथिंग कहां से आया है? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग वर्ब है, स्ट्रेंथ नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट, स्ट्रेंथन ईएन लग गया तो हो गया वर्ब, और वर्ब के लास्ट में लगा दिया आईएनजी. द ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन बी ब्रोकन इजीली, जिस चीज को आसानी से तोड़ा जा सके. बोन्स विद द एक्रिलिक पेंट. Scientists have been able to examine the skeletons and draw conclusions about the diet and habits of the residents. वहां के जो भी निवासी थे उनके स्केलेटन स्टडी किया गया और देखा गया उनका खान पान क्या था, उनकी हैबिट क्या थी. Finally, the excavations at both Pompeii and दो शहर का नाम लिया गया है, Pompeii and Herculaneum, have yielded. Yield का मतलब क्या होता है? Yield का दो मीनिंग होता है, एक होता है सरेंडर कर जाना और एक होता है प्रोड्यूस करना, उत्पन्न करना. थैंक यू वेरी मच राहुल जी. मैनी एग्जांपल्स ऑफ क्लासिकल आर्ट सच एज ज्वेलरी. इसे आप ज्वेलरी पढ़ देते हो, ज्वेलरी पढ़ा जाता है, ज्वेलरी, ज्वेलरी नॉट ज्वेलरी. मेड ऑफ ब्रॉन्ज विच इज एन एलॉय. एलॉय मतलब मिश्र धातु. मिश्र धातु हिंदी में आप पढ़ते हैं ना, उसको एलॉय कहते हैं. शैलेंद्र कुमार यादव जी गुड मॉर्निंग. ऑफ कॉपर एंड टीन, तो मेटल का बना हुआ, इसी को एलॉय बोलेंगे. द इरप्शन ऑफ माउंट वेसुवियस एंड इट्स ट्रेजिक consequence, consequence means result, परिणाम, have provided everyone with a wealth of data about the effects of the volcanoes can have on the surrounding area. यानी आसपास के एरिया, वहां का जो वातावरण है, वहां का जो सराउंडिंग्स है. टुडे वॉल्केनोलॉजिस्ट यानी वॉल्केनो का अध्ययन करने वाला इंसान, लॉजी मतलब अध्ययन,
और आईएसटी कॉमन नाउन लिविंग बीइंग के लिए। कैन लोकेट एंड प्रिडिक्ट इरप्शंस, सेविंग लाइव्स एंड प्रिवेंटिंग द डिस्ट्रक्शन, यानी नुकसान ना हो इसके लिए ऑफ अदर सिटीज एंड कल्चर्स। समझ गए होंगे, बहुत ही आसान सा था और आसान बना के समझाने की कोशिश भी किया मैंने। अब आओ यहां पे, सभी को भाई धन्यवाद। हरकुलैनियम एंड इट्स हार्बर, हार्बर का मतलब भाई वहां पर समुद्री तट, बंदरगाह जिसको बोलते हैं। बरीड अंडर डैश लावा, किस लावा के अंदर दब गया, दफन हो गया। लिक्विड, सॉलिड, फ्लोइंग। लिक्विड की बात नहीं कर रहे, फ्लो की बात नहीं कर रहे, सॉलिड, अंदर द सॉलिड लावा, आग का वो गोला निकला और उसमें दफन हो गया। द पॉइजनस गैसेस वर नॉट डैश इन द एयर, पॉइजनस गैसेस जो है एयर में क्या हुए, इवेपोरेट का मतलब तो होता है वाष्पित हो जाना, विजिबल का मतलब होता है दिखाई देना। गैस आपको दिखाई नहीं देगा, गैस आपको दिखाई नहीं देगा, वो फ्लॉट करेगा। मैं डेली 11 बजे आता हूं इस यूट्यूब चैनल पे, डेली एबल टू फ्लॉट की बात करेंगे। साइंटिस्ट एनालाइज्ड डेटा अबाउट वेस्टोवियस इन द सेम वे दैट जूलॉजिस्ट डैश अ स्पेसिमेन, डिस्क्राइब्स इन डिटेल, स्टडीज बाय कटिंग अपार्ट फोटोग्राफ्स। साइंटिस्ट जो है एनालाइज जो किए, कैसे किए, है ना, व्हाट अ जूलॉजिस्ट, जो जूलॉजी करता है एक स्पेसिमेन पे, डिस्क्राइब्स इन डिटेल, स्टडीज बाय कटिंग, हर एक पार्ट को अलग अलग अध्ययन करके, हर एक चीज को सेपरेट करके। राइट ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। डैश हैव कंक्लूडेड दैट द वोल्केनिक इरप्शन कॉज्ड अ टाइडल वेव, बोल रहा है डैश हैव कंक्लूडेड दैट द वोल्केनिक इरप्शन जो था वो टाइडल वेव को कॉज किया। साइंटिस्ट हु स्टडी ओशियंस, साइंटिस्ट हु स्टडी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, साइंटिस्ट हु स्टडी एस, किसके बारे में आप यहां पे बात करेंगे। डैश हैव कंक्लूडेड, बोलो क्या आंसर होना चाहिए, ए, बी और सी। नेट खत्म हो गया, अच्छा मतलब चलिए रहा, क्लास चल रहा है ना, चलिए ओके। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिस्ट हैव यूज्ड डैश वाटर टू वॉश अवे वॉल्केनिक एश फ्रॉम द स्केलेटन्स ऑफ विक्टिम, किस टाइप के वाटर का इस्तेमाल किया गया, बॉटल्ड वाला, वॉल्केनिक वाटर, प्यूरिफाइड वाटर, ये आप बताएंगे। क्या आंसर यहां पर होना चाहिए, साइंटिस्ट हैव यूज्ड बॉटल्ड वाटर टू वॉश अवे वॉल्केनिक एश फ्रॉम द स्केलेटन्स ऑफ विक्टिम। बोलो क्या करेक्ट आंसर होगा, ये आप बताएं। 1 मिनट काम चल रहा है, उसके बाद आपका कमेंट मेरे को दिखेगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। वॉल्केनिक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए अब ये आपका क्या है, क्लोज टेस्ट, और क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, भैया पूरे पैसेज को अच्छे से पढ़ लेते हैं। अब आइए ध्यान से यहां पे, ग्रूमिंग द नेक्स्ट रोनाल्डो और लियोनेल मेसी हैज बिकम अ नेशनल प्रोजेक्ट इन चाइना, वेयर द कंट्रीज नंबर 1 फैन प्रेसिडेंट जी जिनपिंग is dash on transforming the country into a great football power. It is a dash for China, whose teams have ranked poor to middling in recent international competition. But the effort has already dash a surge मतलब increment of spending and support for the game that has stunned fans and players around the world. In the past 2 weeks, the main Chinese league has dashed foreign stars from Europe and South America, with contrast reported to be worth as much as $40 million per year a year. The highest pay for any football player in the world, है ना, सबसे ज्यादा कमाई। A Chinese club offered the real Ronaldo $105 million a year, but he declined. रोनाल्डो साहब को इतना ऑफर किया गया चाइना के द्वारा, बट रोनाल्डो डिक्लाइन कर दिया, बोला नहीं चाहिए। His agent said last week these dash sums and shakings the landscape of football. तो कुल मिला के फुटबॉल की बात हो रही है, चाइना का अपना यहां पर एक विजन दिख रहा है फुटबॉल को लेके, उस पर बात की गई है। आ जाइए यहां पे, ग्रूमिंग, ग्रूम करना, कोई भी चीज खिलना। Groom the next Ronaldo or Lionel Messi has become a national project in China, where the country's number 1
प्रेसिडेंट, और जिनपिंग जो है वो फुटबॉल के बहुत बड़े फैन है, बहुत बड़े प्रशंसक है, एडमायरर हैं। Xi Jinping is dash on transforming the country into a great football power. Is dash curious, Esteban bent. Esteban का मतलब होता है जिद्दी टाइप का इंसान। bent जिस चीज के प्रति आपका पूरा का पूरा झुकाव हो, और क्यूरियस का मतलब होता है सिर्फ उत्सुक होना, एक्साइटेड होना। बेंड ऑन ये पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, उस चीज की ओर लोगों का नजर लाना चाह रहे हैं। क्यूरियस की बात करेंगे तो क्यूरियस ऑन नहीं होता है, ये भी ध्यान में रखना है ना। क्यूरियस ऑन नहीं होगा सुप्रिया, इसीलिए क्यूरियस के साथ अपन नहीं जाएंगे यहां पे, है ना। अब यहां पर क्या आया, बेंट, तो इज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया, बेंट ऑन ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री इनटू अ ग्रेट फुटबॉल पावर। नेक्स्ट, it is a dash for China whose teams have ranked poor to middling in recent international competition. It is a dash for China. वाइल्ड गुड चेज, वाइल्ड गुड चेज का मतलब होता है यूजलेस, बेकार में, फालतू में। मून शॉट यानी सैटेलाइट वगैरह भेजना, मतलब कोई सैटेलाइट मून पे भेज रहे उस सेंस में। फूल्स एरेंड का मतलब होता है बेतुका काम करना। अब यहां पे क्या होना चाहिए, इट इज अ डैश फॉर चाइना व्हिच टीम्स हैव रैंक्ड पुअर टू मिडलिंग इन रिसेंट। अब मून शॉट का मतलब हो गया काम तो आपने कर दिया, लेकिन लक्ष्य तक वो चीज अभी पहुंच ही रहा है, पहुंचा नहीं है, उस कॉन्टेक्स्ट में इसका इस्तेमाल करेंगे, है ना। सैटेलाइट तो भेजा गया लेकिन पहुंचा नहीं है वहां पे। बट द एफर्ट हैज, सॉरी यहां पर इट इज अ डैश फॉर चाइना। वाइल्ड गुड चीज का मतलब होता है बेकार में आप प्रयास कर रहे, वो सेंस तो यहां पर आ नहीं सकता। फूल्स एरेंड का मतलब होता है बेतुका, बेतुका काम तो चल नहीं रहा है, प्रयास तो हम करेंगे, तो एफर्ट आप डाल रहे हैं, तो इट इज अ मूनशॉट। नेक्स्ट, whose teams have ranked poor to middling in recent international competition, but the effort has already, effort पहले से लगाया जा रहा है, already dash a surge of spending and support of the game that has stunned fans and players around the world, but the effort has already estimated, abolished, unless। estimate का मतलब होता है आकलन, abolish का मतलब होता है डैमेज करना, डैमेज करने का कोई भी सेंस नहीं। unless, less का मतलब होता है पट्टा बांध देना, गुलाम बना देना। अन लग गया यानी नॉट, यानी आपको फ्री कर दिया गया है, आप अपना पूरा का पूरा एफर्ट डालिए यहां पे। तो ऑलरेडी पूरा का पूरा एफर्ट डाला जा रहा है, अनलेस्ड हो जाएगा। A surge of spending and support for the game that has stunned fans and players around the world. In the past 2 weeks, the main Chinese league has dashed foreign stars from Europe and South America, with contrast reported to be worth as much as 40 million a year, the highest pay for any football player in the world। बोला चाइना भी लीग करवा रहा है, हैज डैश फॉरेन स्टार्स, विदेश से प्लेयर्स मंगाए जा रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ आईपीएल में आके खेलते हैं क्रिकेट में। तो चाइनीज लीग हैज डैश, लीग हैज प्रोसेस्ड, पास्ट और प्लक्ड। अब देखिए पढ़िए ध्यान से, फॉरेन स्टार्स फ्रॉम यूरोप एंड साउथ अमेरिका विच कॉन्ट्रास्ट, कोशिश तो किया लेकिन कॉन्ट्रास्ट रिपोर्टेड, कॉन्ट्रास्ट मतलब विरोधाभास, यानी आप ट्राई तो कर रहे लेकिन लोग आपके यहां आ नहीं रहे। रोनाल्डो साहब मना करती है, कॉन्ट्रास्ट का सेंस। प्रोसेस में है, पास हो गया, पास नहीं हुआ, प्लक्ड, यानी वो चीज, प्लक का मतलब ऐसे तोड़ना होता है, तोड़ने का मतलब वो चीज अभी डैमेज हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। इस सेंस में किसके साथ जाओगे, हैज प्लक्ड फॉरेन स्टार्स, इन लोगों के द्वारा मना किया गया। यहां पर हिंडर का सेंस, फॉरेन स्टार्स फ्रॉम यूरोप and South America with contrast reported to be worth as much as 40 million a year, the highest pay for any football player in the world। A Chinese club offered the real Ronaldo 105 million per year, but he declined, his agent said last week। These dash sums are shaking the landscape of football, है ना। shaking यानी मामला अभी फिट नहीं बैठा है। These kidding, considering और concern, कंसिडर मतलब विचाराधीन, कंसर्न यानी उस चीज को लेके थोड़ा बहुत टेंशन है, और गिडिंग यानी बेहोशी की हालत में है, मामला फिट नहीं बैठ रहा है ना, क्या होगा, काम नहीं होगा। तो दिस गिडिंग सम्स यानी आप इतना देना चाह रहे हैं लेकिन सामने वाला बोल रहा है नहीं चाहिए, नहीं आएंगे, ये वाला नेगेटिव सेंस में गिडिंग सम्स एंड शेकिंग द लैंडस्केप्स ऑफ फुटबॉल। राइट ऑप्शन ए फॉर आगरा। Your dedication and passion for teaching have made a lasting impact on lives। Happy to say thank you very much राहुल राज। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लगा।
और देखिए ये वोकैब का बैच है और बहुत सारे बच्चे को वोकैब के बैच में प्रॉब्लम होती है, वर्ड में प्रॉब्लम होता है चीजों को समझने में। तो किसी को अगर वर्ड समझने में, याद रखने में दिक्कत है तो ये आपका एक वोकैब का बैच है, कंप्लीट वोकैब बैच। और ये भी सिर्फ ऑनलाइन मोड में मिलेगा। यहां जो हमारा ऐप है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, यहां पे मिलेगा 299 रुपीज में। और आपके एग्जाम में जिस लेवल का वोकैब पूछा जाता है उससे बहुत ज्यादा ऊपर जाके इस बैच को डील किया जा रहा है ना। चाहे सिनोनिमस वर्ड की बात करें, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम, फ्रेज, किसी भी टाइप के वोकैब का जो सेगमेंट होता है आप उस पे मास्टरी कर लेंगे अगर इस बैच में एनरोल होते हैं। तो वर्ड के साथ खेलोगे, वर्ड से डरोगे नहीं आप। इतना शानदार बैच है ये। और डेली ये रात में 8:30 से 9:30 यानी 8:30 to 9:30 पर डे चलता है ऑनलाइन मोड में ये बैच। अगर किन्हीं को वोकैब में प्रॉब्लम हो तो आप इस बैच में जरूर एनरोल हो सकते हैं और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सिनोनिमस वर्ड इमैसिएटेड। सबसे पहले आप किसी भी वर्ड को पढ़े, उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को जाने। इमैसिएटेड वर्ड का ग्रामेटिकल प्रोफाइल जो है वो आपका होता है एडजेक्टिव। और इमैसिएटेड वर्ड का मीनिंग होता है वीक, जो इंसान बहुत ही कमजोर है, दुबला पतला है। हिंदी में कौन सा वर्ड बोलते हैं, बड़ा इमरियल टाइप का आदमी है ना, दुबला पतला। लीन बोलो, लीन बोलो। अब दुबला पतला है, ये थीन और लीन, दुबला पतला जो अट्रैक्टिव ना हो। और दुबले पतले के सेंस में ही एक वर्ड आता है स्वेल्ट, SVELT, स्वेल्ट, SVELTE। अब स्वेल्ट वर्ड का इस्तेमाल जो है, स्वेल्ट ब्यूटी, स्वेल्ट एडजेक्टिव है, स्वेल्ट ब्यूटी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और ये वर्ड जो है स्वेल्ट ब्यूटी, किसके लिए इस्तेमाल होगा, लेडी के लिए। अब दुबला पतला तो नेगेटिव सेंस में आप ले रहे हैं, इमैसिएटेड का सिनोनिमस वर्ड, बट स्वेल्ट भी है दुबला पतला होना, बट अट्रैक्टिव। स्वेल्ट ब्यूटी कहने का मतलब ऐसा फिजिक है आपका जो कि काफी अट्रैक्टिव है ना, फिजिकली, सेक्सुअली काफी अट्रैक्टिव हो। और खास करके ये वर्ड इस्तेमाल होता है लेडी के लिए। फॉर एग्जांपल मैं बोल सकता हूं, मलाइका अरोरा इज स्वेल्ट ब्यूटी, नोरा फतेही इज स्वेल्ट ब्यूटी। उनकी जो बॉडी फिगर है बहुत ही कमाल की है, उस सेंस में स्वेल्ट ब्यूटी वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। और ये वर्ड अपने आप में हो गया पॉजिटिव, बट ये सारे वर्ड्स अपने आप में हो गए नेगेटिव। बड़ा ही मरियल टाइप का आदमी है, खाना पीना भी नहीं खाता है, उस सेंस में बात करते हैं। बट स्वेल्ट ब्यूटी यानी आप दुबले पतले हैं, आपका बॉडी फिगर बहुत कमाल का है, उस सेंस में बात करेंगे। जीरो फिगर आ जाओ यहां पे। वेरी थीन, बहुत ज्यादा ही दुबला पतला होना, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। टॉल, बहुत लंबा है, बिल्कुल नहीं। वेरी एज्ड, बूढ़ा इंसान है, बिल्कुल भी नहीं, है ना। ए आंसर आपका होगा करेक्ट आंसर। नहीं, आज वो फाउंडेशन बैच ऑफ है। आ जाइए एंटोनिम की बात करें। लव्ड, लव्ड का मतलब क्या हो जाएगा, जो बहुत ही प्यारा है, लवेबल है, लवेबल है, जो बहुत ही प्यारा है। रिस्पेक्टेबल है, एडोरेबल है, एडोरेबल। एडोरेबल वर्ड का इस्तेमाल कैसे करते हैं, माय एडोरेबल टीचर्स, मेरे पूजनीय गुरुजी। आज टीचर्स डे है, हम भी अपने गुरुजनों से बात किए हैं मॉर्निंग में, है ना। तो लवेबल, रिस्पेक्टेबल, एडोरेबल। माय एडोरेबल पेरेंट्स, मेरे पूजनीय माता पिता। एडोरेबल डॉक्टर कलाम साहब, पूजनीय डॉक्टर कलाम साहब, उस सेंस में बात करते हैं। रिफ्यूज का मतलब क्या होता है, रिफ्यूज मतलब रिजेक्ट कर देना, यानी मना कर देना, डिनाई कर देना, इग्नोर कर देना, निग्लेक्ट कर देना, है ना, वो रिफ्यूज है। डिफेम, अब इस वर्ड को समझिए। फेम वर्ड आया, फेम नाउन होता है, इसी फेम से आपका वर्ड क्या बन जाता है, फेमस। और फेमस आपका पॉजिटिव वर्ड है जहां पे प्रसिद्धि की बात की जाती है। लेकिन डी लग गया है, डी, और डी किसी भी वर्ड के पहले लगेगा, वर्ड आपका हो जाता है नेगेटिव। जैसे आप क्या बोलते हैं, एक्टिवेट, डी एक्टिवेट। डी मतलब क्या, यानी एक्टिवेट वो नहीं है, तो डी मींस नॉट हो जाता है। तो नेम, फेम बोलते हैं ना, नेम एंड फेम, तो फेम से बना फेमस, प्रसिद्धि। बट डिफेम कर दिया, यानी आपने किसी के नाम को गंदा कर दिया है, नेगेटिव वर्ड हो गया डिफेम पूरा का पूरा, है ना, डिफेम। और फेमस वर्ड है पॉजिटिव, और इसका एंटोनिम होता है, एक एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, नोटोरियस। ध्यान से देखिए, NOTORIOUS। अब नोटोरियस वर्ड की अगर आप बात करेंगे, यहां पर भी OUS, यहां पर भी OUS, और OUS किसी भी वर्ड का सफिक्स हो, वर्ड हमारा एडजेक्टिव होता है। नोटोरियस और फेमस दोनों पॉपुलर है, बट नेगेटिव और एक पॉजिटिव।
नोटोरियस वर्ड आपका नेगेटिव है और फेमस वर्ड आपका पॉजिटिव है। हिंदी में वर्ड कैसे इस्तेमाल करते हैं? बड़ा ही प्रख्यात इंसान है, प्रख्यात विद्वान है, फेमस, प्रख्यात। कुख्यात अपराधी, कुख्यात अपराधी, अपराधी भी फेमस है बट उसके लिए कुख्यात वर्ड आया, नोटोरियस क्रिमिनल, नोटोरियस क्रिमिनल। अब वर्ड इस्तेमाल कैसे करेंगे? डॉक्टर कलाम साहब वॉज वेरी फेमस, डॉक्टर कलाम साहब अब तो वो रहे नहीं, वॉज वेरी फेमस, बट ओसामा बिन लादेन वॉज वेरी नोटोरियस, ओसामा बिन लादेन वॉज वेरी नोटोरियस। लादेन कुख्यात था, कलाम साहब प्रख्यात थे, ये डिफरेंस होता है। आइए, और हेट मीन्स नफरत करना, आप जानते हैं, जहां डिसरिस्पेक्ट की बात हो। इसलिए बोलता हूं वर्ड को रटे नहीं, वर्ड समझोगे मजा आएगा। तो लव यानी प्यारा और हेट यानी नफरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड, वन हु बिलीव्स इन फेट। फेट का मतलब क्या होता है? लक, जो लक में भरोसा रखे, भाग्य में भरोसा रखे, भाग्य के भरोसे बैठा रहे। फैटलिस्ट और आईएसटी किसी भी वर्ड के लास्ट में आ जाए, वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच कॉमन नाउन होता है, और आईएसटी किसी भी वर्ड के लास्ट में होगा, इसका इस्तेमाल आप इंसान यानी ह्यूमन के लिए करेंगे। तो फैटलिस्ट भाग्यवादी, जो भाग्य के भरोसे बैठा हुआ है ना, उसकी बात करेंगे फैटलिस्ट। फेमिनिस्ट वर्ड होता है जो महिलाओं की रिस्पेक्ट करे। मिस्टर शाहरुख खान इज अ फेमिनिस्ट, मिस्टर शाहरुख खान इज अ फेमिनिस्ट, वो महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं, है ना, तो फेमिनिस्ट वर्ड वहां पे आता है। आईएसटी कॉमन नाउन और फेमिनिन मतलब फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर महिलाओं की बात करेंगे, और जहां पर महिलाओं को इज्जत मिले या जो इंसान, जो मर्द महिलाओं की बहुत इज्जत करे, ही विल बी कॉल्ड फेमिनिस्ट। मिस्टर शाहरुख खान इज फेमिनिस्ट। आइए, नार्सिसिस्ट क्या होता है? एक ऐसा इंसान जिसको लगे जो है मैं ही हूं, है ना, बहुत ही सेल्फ सेंट्रिक इंसान, बहुत ही एरोगेंट इंसान, जिसको ये लगता है कि पूरी दुनिया मेरे आसपास चक्कर लगाएगी, जो है मैं ही हूं, उस सेंस में। तो ये हो जाता है नेगेटिव वर्ड, और इसका मतलब होता है एरोगेंट, जो इंसान काफी घमंडी है। और एक वर्ड और याद रखिए, हॉटी, HAUGST, हॉटी घमंडी के सेंस में इस्तेमाल करेंगे, और ये वर्ड कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। क्लियर? आ जाओ यहां। नेक्स्ट, इडियम एंड फ्रेज, टू टेक समवन फॉर अ राइट। टू टेक समवन फॉर अ राइट का मीनिंग होता है चीट करना, धोखा देना, डिसीट। और एक वर्ड और कौन सा था? बिट्रे, BETRAY। और बिट्रे वर्ड का इस्तेमाल विलियम वर्ड्सवर्थ साहब अपने एक पोएट में किए थे, पोएम में किए थे, नेचर नेवर बिट्रेज एनीवन, प्रकृति कभी भी किसी को धोखा नहीं देती है, बिट्रे। आइए, टू टेक समवन फॉर राइट, टू डिसीव समवन, और डिसीव मींस चीट करना। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट के लिए वर्ड क्या पढ़ाए थे? जिसपे किसी भी चीज का कोई फर्क ना पड़े, और इनडिफरेंट के साथ प्रेपोजिशन टू लगता है, बताया था। और इनडिफरेंट टू होता है, बट डिफरेंट मतलब होता है अलग, और डिफरेंट के साथ अगर प्रेपोजिशन लगाएंगे तो डिफरेंट फ्रॉम होगा, बट इनडिफरेंट टू होता है, ध्यान रखना है। टू गिव अ राइट टू समवन, बिल्कुल ये तो नहीं, ये नहीं होगा। टू टेक समवन फॉर अ राइट, टू डिसीव समवन, टू चीट समवन, टू बिट्रे समवन, धोखा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, करेक्टली स्पेल्ड आपको फाइंड करना है। मिलेनियम, मिलेनियम, मिलेनियम। सबसे पहले मिलेनियम में डबल एल होनी चाहिए और डबल एन होनी चाहिए, है ना, MILL, MILL, मिलेनियम मतलब हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, हंड्रेड्स ऑफ ईयर, सैकड़ों सालों की बात करें उस सेंस में। फ्रिंजल वॉक, वी शुड डैश फॉर रेनी डे। रेनी डे का मतलब क्या होता है? डिफिकल्ट टाइम, गरीबी में आटा गीला सुना होगा आपने, डिफिकल्ट टाइम। जब गरीबी का पल हो, दुख का समय हो, संकट का समय हो, उस समय के लिए हमें क्या करना चाहिए? और शुड का इस्तेमाल होता है एडवाइस के लिए। और फ्रेजल वर्ब आपका यहां पे है पुट डाउन। पुट डाउन का मतलब क्या होता है? पुट डाउन मीन्स राइट डाउन, यानी किसी भी चीज को लिखना। पुट डाउन मतलब नोट डाउन, किसी भी चीज को नोट कर लीजिए, लिखने के सेंस में होता है। पुट ऑफ, पुट ऑफ के लिए कौन सा फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल होता है? कॉल ऑफ, पुट ऑफ। और इसका मतलब क्या हो जाता है? पोस्टपोन, यानी किसी भी चीज को रद्द कर दिया आपने, पोस्टपोन। और पुट बाय का मतलब क्या होता है? पुट समथिंग बाय का मतलब सेव करके रखना,
और सेव क्या करना है, सेव द मनी, पैसे को बचा के रखना। और जो आप जितना भी पैसा कमाते हैं आपका खर्च लिमिटेड होना चाहिए और पैसे को बचाएं रेनी डे के लिए, बुरे समय के लिए। तो वी शुड पुट समथिंग बाय फॉर रेनी डे। रेनी डे मींस डिफिकल्ट टाइम, यानी कठिन समय के लिए पैसे बचाने चाहिए हम सभी को। राइट ऑप्शन क्या, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट 27 स्पॉटिंग एरर, द क्लोथ्स वर नीटली हैंग्ड ऑन द क्लोथ स्टैंड। अब यहां पर एक वर्ड आया है हैंग्ड, आइए समझाते हैं। हैंग एक वर्ब होता है जिसका मीनिंग होता है टांगना या लटकाना। अब यहीं से आगे बढ़ोगे तो एक वर्ब का सेकंड फॉर्म हैंग्ड हो गया और थर्ड फॉर्म भी आपका हैंग्ड हो गया। वर्ब का सेकंड फॉर्म हंग हुआ और थर्ड फॉर्म भी आपका हंग हुआ। तीनों का मीनिंग लटकाना या टांगना है, लेकिन हैंग वर्ड का इस्तेमाल होता है लिविंग के लिए, मानव के लिए। जब किसी इंसान को फांसी दी जाए, भगत सिंह वॉज हैंग्ड, भगत सिंह वॉज हैंग्ड। और हंग होता है जब किसी नॉन लिविंग को लटकाया जाए, नॉन लिविंग को लटकाया जाए। द पिक्चर वॉज हंग ऑन द वॉल, वॉल पे पिक्चर को, तस्वीर को लटकाया गया है। तो हैंग्ड लिविंग के लिए, हंग नॉन लिविंग के लिए। यहां पे बात क्लोथ्स की हो रही है तो यहां पे हैंग्ड नहीं, क्या होना चाहिए, हंग होना चाहिए। करेक्ट आंसर बी फॉर बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक। यस्टरडे द विलेजर्स कॉट अ बर्गलर। बर्गलर का मतलब थीप यानी कि चोर। चोर चोरी करने आया और ग्रामीण लोग उसे पकड़ लिए। डैश अ बॉटल ऑफ वाइट वाइन फ्रॉम द कम्युनिटी हॉल। अब पकड़ जब लिए तो क्या किए, है ना, चोरी करते हुए पकड़े होंगे। इम्बेजल का मतलब होता है चीजों को सीज कर लेना, जब्त कर लेना, कॉन्फिस्केट कर लेना, है ना। तो भैया चोर जब्त थोड़ी ना करेगा, वो चोरी करेगा। सीज तो कोई अथॉरिटी करेगी। फ्रॉड का मतलब क्या होता है, फ्रॉड कर लिया यानी चीट कर लिया, डिसीव कर लिया, बिट्रे कर लिया, अभी आपने वर्ड पढ़ा। और पिल्फरिंग वर्ड का मतलब होता है चोरी यानी स्टील करना यानी कि चुराना। तो चोर कब पकड़ा गया होगा, चोरी करते हुए, यानी पिल्फरिंग। राइट ऑप्शन सी फॉर कैनेडा। नेक्स्ट 29 सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग दिस रूम क्लीन। देखिए यहां पर ईच लगा हुआ है, आप ईच बोले, ईदर बोले, नीदर बोले या एवरी बोले, ये सारे के सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और ये हमारे नंबर के अकॉर्डिंग होते हैं सिंगुलर और इसके साथ आने वाला वर्ब चाहिए हमें सिंगुलर। अब यहां आओ, ईच है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है तो नंबर के अकॉर्डिंग सिंगुलर हो गया। यहां पे आपका प्रेपोजिशन है ऑफ, प्रेपोजिशन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट माना जाएगा। प्रेपोजिशन से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा वो आपका सब्जेक्ट माना जाएगा। सेंटेंस हेलो हेलो, आवाज जा रही है आप लोगों तक? नहीं, सीजन खत्म नहीं हुआ है, बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, लाइट का कनेक्शन ही ब्रेक हो गया था। आवाज जा रही है? आवाज कंफर्म करेंगे, आवाज आ रही है? यस, चलिए। वो बीच का कनेक्शन ही गायब हो गया था लाइट का, इसीलिए। और आज का बोर्ड पीडीएफ आपको जा नहीं पाएगा, अभी जो मैंने पढ़ाया है ना, ये बोर्ड पीडीएफ नहीं जा पाएगा बिकॉज लाइट चली गई, मतलब लाइट नहीं, कनेक्शन ही ब्रेक हो गया, पता नहीं क्यों। ये जो पढ़ाया सब हट गया, तो आपको वीडियो से ही कवर करना पड़ेगा। तो आज वाला जो आपने जो भी असाइनमेंट आपका बनेगा उसको आप नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में, चाहे लिटरेचर का है, वोकैब का है, ग्रामर का है, जो भी है ना, क्योंकि आज ये कट हो गया। तो यहाँ से जो लिखूंगा वो, ये पीछे का सब गायब हो गया, देख लीजिए आप। आओ यहाँ पे, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में बता रहे थे कि यहाँ जो वर्ब आएगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। सब्जेक्ट आपका ईच है जो नंबर के अकॉर्डिंग है सिंगुलर, तो वर्ब आना चाहिए सिंगुलर। आर नहीं होगा, इज और हैज। अब किसके साथ जाओगे, आर तो होता है प्लुरल। अब रिस्पॉन्सिबल आगे एडजेक्टिव, हैव हैज हैड के बाद एडजेक्टिव नहीं चाहिए, तो यहां पर इज के साथ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग दिस रूम क्लीन। 30 में आपका नरेशन है, नरेशन। ही सेड शी इज टेकिंग मेडिकेशन वीकली। सेड की बात कर रहे, सेड की बात कर रहे, तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। और इज टेकिंग की बात करेंगे, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। अब यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में
आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में है, पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में जाओगे, दैट होना नहीं चाहिए, दैट आपका आता है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद मिडल में। सी इज टेकिंग का कोई सेंस नहीं। ही सेड, ठीक है, दैट सी थर्ड पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच का कोई भी पार्ट थर्ड पर्सन हो उसको चेंज नहीं करेंगे। तो सी वॉज टेकिंग मेडिकेशन वीकली, करेक्ट आंसर सी फॉर कैनेडा। नेक्स्ट, वॉइस की बात कर रहे हैं, वॉइस में आपका क्या है, ध्यान से आप देखें। वन शुड नॉट गिव अनसॉलिसिटेड एडवाइस। शुड मॉडल है, मॉडल के बाद भी वन है, पैसिव में जाएंगे, मॉडल भी थर्ड चाहिए। अनसॉलिसिटेड एडवाइस इज नॉट नहीं चलेगा क्योंकि मॉडल चाहिए। अनसॉलिसिटेड एडवाइस कांट नहीं, शुड है तो शुड का इस्तेमाल करें। अनसॉलिसिटेड एडवाइस शुड नॉट बी गिवन, करेक्ट आंसर सी फॉर कैनेडा। 32, he never goes to bed before 10 o'clock। अब आपका ये क्वेश्चन टैग है और क्वेश्चन टैग गोज की बात कर रहे हैं, यानी कि V5 बोले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है आपका डच। यही लाइफ का फंडा भी है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, है ना। और हर एक चीज में आपको सेम एटीट्यूड में रहना है। लाइट गई है तो फिर आ भी जाएगी, टेंशन नहीं लेने का, आ जाओ। तो नेवर बोला, ये V5 आपका हो गया डच हेल्पिंग वर्ब। अब नेवर आपका है तो नेवर जो है ये आपका नेगेटिव वर्ड है, तो स्टेटमेंट हो गया नेगेटिव, टैग होगा अफर्मेटिव, डज ही होना चाहिए। विच ऑप्शन, ऑप्शन सी फॉर कैनेडा। 33, लिटरेरी टर्म्स पोएटिक डिवाइस। क्वेश्चन पढ़िए, इतना बड़ा सा आपको दिख रहा है, और इस टाइप के क्वेश्चंस नेट एग्जाम में पूछे जाते, यहां पर दिया है बिकॉज आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ ए स्टोरी, द सीक्वेंस इन विच द ऑथर अरेंज इवेंट्स इन अ स्टोरी। The structure of a 5-act play often includes the rising action, the climax, the falling action and the resolution। क्या क्या दिया हुआ है? स्ट्रक्चर है किसी कहानी का, फिर उसका सीक्वेंस है, स्टेप 1 2 3 4 5 6, विच द ऑथर अरेंज, जो ऑथर अरेंज करता है इवेंट्स को अपनी स्टोरी में। द स्ट्रक्चर ऑफ 5-act प्ले, अब क्या क्या इसमें है, इंक्लूड्स राइजिंग एक्शन, कहां से बात उठेगा, क्लाइमैक्स टॉप पे जाना है, फॉलिंग एक्शन कहां बात नीचे भी होगी, एंड रिजोल्यूशन की बात करेंगे। तो इस टाइप का काम कहां होगा, पैथेटिक फॉलेसी एक टाइप का हो जाता है, आप समझिए तो पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन का ही एक टाइप है। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, किसी भी जानवर को, है ना, किसी भी नॉन लिविंग को आप लिविंग बना देते हैं, है ना। पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण उसी को बोलते हैं। आपका वर्सेबिलिट्यूड का मतलब क्या होता है, VER वर्ड, वेरी, इस वर्ड का मीनिंग होता है फैक्ट। VER वर्ड जहां पर भी देखेंगे उसका मीनिंग होता है फैक्ट, तथ्य, सत्य। इसी से वर्ड बनता है आपका वेरीफाई, वेरिफिकेशन, वेरीफाइड, वेरीफाइबल, यानी सत्यापन करना। सिमिली वर्ड आया, सिमिली वर्ड का मीनिंग हो जाता है सिमिलर। सिमिली मतलब यहां पर हो जाएगा सिमिलर, यानी एक समान। और ट्यूड मतलब एटीट्यूड, रवैया, यानी वेरी सिमिलिट्यूड का मतलब होता है कोई भी चीज आपको लग तो रहा है सही है बट वो सही है नहीं, यानी ऐसा एटीट्यूड जहां पर आपको फील हो कि वह बिल्कुल सही होगा। फैक्ट सिमिलर एटीट्यूड, यानी लग रहा है बिल्कुल यही सही है बट वो सही होता नहीं है, वो जस्ट आपका इमेजिनेशन है, रियलिटी नहीं है। प्लॉट का मतलब होता है षड्यंत्र, और जब आप किसी के लिए षड्यंत्र रचेंगे वहां बहुत सारी बातें होंगी, राइट आंसर इज प्लॉट होगा। और शुक्रिया, डजंट कैसे बोल रहे, वहां पर नेवर वर्ड था, नेवर नेगेटिव है, स्टेटमेंट नेगेटिव, टैग पॉजिटिव। 34, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन द स्टेटमेंट, ही इज अ शाइनिंग स्टार। शाइनिंग स्टार से उसका कंपैरिजन है, और जहां पर कंपैरिजन करते हैं वहां पर मेटाफर या सिमिली चाहिए। सिमिली के कंपैरिजन में आपको एडिशनल वर्ड एज या लाइक चाहिए, और यहां पर आपका एज लाइक नहीं है, ही इज अ राइजिंग स्टार, मेटाफर होगा। एलिट्रेशन में वर्ड रिपीट करता है कॉन्सोनेंट वाला, और आप लोग सब बने रहेंगे, भागना नहीं है। 35 में क्या है, दैन, और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेंटेंस रीअरेंजमेंट ऑप्शन के पास जाना होता है। एस दिया हुआ है, दैन हाउ इमिनेंटली, कोई सेंस बनेगा, हाउ इमिनेंटली, इमिनेंट का मतलब होता है फेमस, नहीं बनेगा, क्यों। देन सुटेबल इट वॉच, इसका भी कोई सेंस नहीं है, क्यों क्यों क्यों। देन ऑफ कोर्स, सॉरी क्यों में ऑफ कोर्स नहीं सेंस है। पी वाले में देन इट स्ट्रक मी, देन टाइम और इट आपका प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पे, इट स्ट्रक मी पी, उसके बाद एस। हाउ इमिटेंटली,
It struck me how immediately S and R suitable it was. Of course, correct answer आपका C4 कैनेडा होगा। 36 सेंटेंस इंप्रूवमेंट एट द ग्रोसरी स्टोर। ग्रोसरी स्टोर मतलब जनरल स्टोर में आप गए हैं, आटा चावल दाल चीनी सब चाहिए आपको। सर 12:30 वाली क्लास थोड़ी 5-7 मिनट की लेट हो जाएगी, डोंट वरी, आएंगे उस पर, टेंशन नहीं लेना है। एट द ग्रोसरी स्टोर कॉफी इज एन एच एन सेम आइल एच, इसका कोई सेंस बनेगा एन के बाद सेम? अ सेम आइल एच बिल्कुल भी नहीं, सेम आइल एच बिल्कुल भी नहीं, द सेम, और द सेम के साथ एच का इस्तेमाल किया जाता है, द सेम, है ना, द सेम। यहां पर क्या हो जाएगा? एट द ग्रोसरी स्टोर कॉफी इज द सेम आइल एज टी, है ना। दिस इज द बुक एज माइन, या वैसा ही बुक है जैसा मेरे पास भी है ना। राइट ऑप्शन आपका बी हो गया। प्रेपोजिशन, बहुत बढ़िया। यू कैन सी द डॉक्टर एट AM एंड 12 noon, बोला आप डॉक्टर से मिल सकते हैं 8 से 12 के बीच में, और यहां पर एंड लगा हुआ है। एट का इस्तेमाल टाइम के लिए करते हैं जब सिंगल टाइम हो, 8 बजे मिले तो एट 8 PM बोल दिया। तब यहां पर दो टाइम है, AM और 8 और 12। अब यहां पर या तो फ्रॉम का इस्तेमाल हो सकता है या बिटवीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फ्रॉम तब लगता है जब आगे टू है, बिटवीन तब लगेगा जब आगे एंड है। 8 AM एंड, इसीलिए इन भी नहीं एट भी नहीं। फ्रॉम तब लगता फ्रॉम 8 to 12, तब फ्रॉम जाते बिटवीन 8 and 12। करेक्ट आंसर C4 कैनेडा। नेक्स्ट 38 ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्वेश्चन, यानी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना है। What part of speech substitute for a noun or pronoun? Examples we, they, him, I, you, me, she। ये क्या है? ये सब नाउन के लिए, नाउन के प्लेस पे आते हैं, और जो नाउन के प्लेस पे आएगा बंदो उसको प्रोनाउन कहेंगे, वर्ब या कंजंक्शन नहीं। 39 आइडेंटिफाई द फ्रेज क्लॉज एंड सेंटेंस, आपको पहचानना है फ्रेज है, क्लॉज है, सेंटेंस है। इन अ डार्क एंड डेंजरस हॉलवे, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात कर रहे हैं, और इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ कोई भी वर्ब नहीं है, और वर्ब नहीं है तो ये आपका क्लॉज नहीं, सेंटेंस नहीं, क्या होगा? फ्रेज होगा। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, और भागना नहीं है, आपको बने रहना है क्वेश्चन के बाद भी। Which of these is used between the sentences which are grammatically independent? जब दो क्लॉज, दो सेंटेंस आपस में इंडिपेंडेंट है और दोनों को कनेक्ट करना है, तो कोलोन का इस्तेमाल नहीं होगा। कोलोन का इस्तेमाल होता है इंट्रोडक्शन के लिए, सेमी कोलोन दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए, और कामा एक्शन को पॉज करने के लिए। राइट ऑप्शन C4 कैनेडा। बताइए, आज तो भैया टीचर्स डे है ना, और टीचर्स डे के दिन हम लोग पढ़ाई लिखाई किए, बहुत मजा आया। बताओ सेशन कैसा लगा? उसके बाद कुछ सुनाऊंगा। एक बच्चे ने लिख के दिया है, मुझे शेरो शायरी करना तो आता नहीं है, लेकिन टीचर्स डे पे एक बच्चे ने बहुत ही शानदार लिखा है, जबरदस्त लिखा है, और वो सुनाने का मेरा दिल कर रहा है आप लोगों को। सुनाया जाए या रहने दिया जाए? आप जैसा बोलेंगे वैसा ही करेंगे। बहुत कमाल का लिखा है इन्होंने। आप बोलोगे तो सुनाएंगे, आप बोलोगे रहने दो सर नहीं सुनना आपसे, तो नहीं सुनाएंगे। बहुत कमाल का है। मैं रात से कम 10-12 बार पढ़ा, बट मुझे शेरो शायरी याद रहता ही नहीं है। देखिए, इन्होंने इंग्लिश में टीचर वर्ड इस्तेमाल किया है, बट मैं यहाँ पे शिक्षक बोलूंगा, है ना। बहुत कमाल का इन्होंने लिखा है। शिक्षक के लिए इन्होंने लिखा है कि शिक्षक हूं, मुझे इस बात का मलाल थोड़ी है। शिक्षक हूं, मुझे इस बात का मलाल थोड़ी है, देश का भविष्य संवारना आसान थोड़ी है। बस शिक्षक ही फिक्रमंद है सभी के तरक्की के लिए। बस शिक्षक ही फिक्रमंद है सभी के तरक्की के लिए। यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। मजा तो तब है किसी खाक को उठा के रोशन कर दो। मजा तो तब है जब किसी खाक को उठा के रोशन कर दो। सिर्फ अपने जात को रोशन करना कमाल थोड़ी है। और आगे लाइन है, मिटाना पड़ता है खुद को देश की तरक्की के लिए। ये टीचर का जो सैक्रिफाइस होता है उसके लिए है कि मिटाना पड़ता है खुद को देश की तरक्की के लिए। ये काम कोई मामूली काम थोड़ी है। तो आपने जो टीचर के लिए ये लाइन लिखा, बहुत ही कमाल का लाइन है, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको भी सुन के बहुत अच्छा लगा होगा। और आप में से ही हैं, आपके मित्र हैं बुलबुल
देख रही होंगी, बुलबुल ने लिख के भेजा था कल मेरे को टेलीग्राम पे, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच, मजा आया पढ़ के और आपको सुना के। चलिए ऐसे ही पढ़ते रहें, जिंदगी में आगे बढ़ते रहें, मेहनत कीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी, लगातार मेहनत करते रहें, और जिसने भी मेहनत किया है वह एक मुकाम पे जरूर पहुंचा है, आप भी पहुंचेंगे, है ना। तो लगातार बिना थके बिना रुके प्रयास आपका जारी रहना चाहिए, और जितना कंटेंट आपको यहां से दिया जाता है आप पढ़ते हो उसे एकदम माइंड में लॉक कर लें, पढ़ते रहें। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है, जितनी मेहनत करेंगे आप उतनी आगे जाएंगे, ठीक है। तो मेरी शुभकामना आप लोगों के साथ है, दुआ करता हूं आप सब सफल बने। चलो, राहुल ने लिखा है कि ज्ञान की ज्योत से जीवन का सजाया, क्या लिखा है आपने, मुझे क्लियरली दिख नहीं रहा यहाँ से। हर कठिनाई में आपने रास्ता दिखाया, सजाया, अच्छा, हर कठिनाई में आपने हमें रास्ता दिखाया, आपकी मेहनत और प्यार को सलाम, शुक्रिया गुरुजी, आपने हमें इंसान बनाया, थैंक यू वेरी मच। चलिए अब बैच का टाइम हो रहा है, ज्यादा बात कर नहीं पाएंगे, आगे एक बैच है, ठीक है। चलिए मिलते हैं।